friends, welcome to RT Academy. Friends, 12th वालों के लिए आज हमारा एक नया टॉपिक है, जबकि चैप्टर हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक होगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे, एंड हम सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में भी जानेंगे। तो ये जानने के लिए आपको मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना है, क्योंकि मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेक्स डिटरमिनेशन पे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? देखिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि अभी तक आपने देखा था, जो भी मेंडल्स ने हमें बताया था, उनकी थ्योरी ने हमको बताया कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, या पी प्लांट में जिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण चीजें जनरेशन से जनरेशन पहुंचती रहती है। लेकिन रियल में ये था कि 1900 तक मेंडल अपनी चीजों को बहुत क्लियरली बता नहीं पाए, कोई बेसिक नीड फैक्टर नहीं बता पाए। आखिर वो फैक्टर है किस जगह पे? ये फैक्टर बोलते थे लेकिन तब कोई भी नहीं बता पा रहा था कि आखिर फैक्टर किस प्लेस पे है, हमें यही नहीं पता था। तो इसके पीछे हमारे कई साइंटिस्टों ने 19वीं सेंचुरी के बाद एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, जिससे ये पता लगा हमें कि जो इनहेरिट हो रहा है, यानी जो फैक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, वो फैक्टर बेसिकली जीन्स है। और जीन्स कहां मौजूद है? क्रोमोसोम पर। वो सारी चीजें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। मींस क्रोमोसोमल थ्योरी ये 18वीं सेंचुरी में नहीं पता थी किसी को। मेंडल जी ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने मैथमेटिकल एनालिटिकल प्रोसेस का यूज किया या नहीं किया, कैसे भी कुछ भी किया, इन्होंने ये नहीं बताया कि क्रोमोसोम नाम की कोई चीज है, जीन्स नाम की कोई चीज है। शायद इसी कारण मेंडल को हार का सामना करना पड़ा था। और जब 3 साइंटिस्ट आए थे, हमारे ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन सरमैन, उन तीनों ने मिलकर के जब स्टार्ट किया हमारा एक्सपेरिमेंट्स को, रिसर्च करना चालू किया, तो चीजें धीरे धीरे निकल के आई। अच्छा, चीजें धीरे धीरे पता चलने का कारण और था क्योंकि धीरे धीरे धरती मॉडर्न होती जा रही थी, माइक्रोस्कोप में और मॉडर्नाइजेशन हो गया था। बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को हमने देखना चालू किया, सेल डिवीजन को देखना चालू किया। तो इस पे भी अभी हम पढ़ते हैं। सटन बोवेरी नाम के साइंटिस्ट थे, सटन एंड बोवेरी, जिन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी दी, जिस पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट, अब देखिए, सटन एंड बोवेरी एक्सपेरिमेंटली नहीं प्रूव कर पाए थे। इन्होंने आइडिया लगा लिया था कि हाँ, सेल डिवीजन देख रहे थे, सेल डिवीजन में क्रोमोसोम देख रहे थे, एंड क्रोमोसोम एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जा रहा है। तो इन्होंने क्रोमोसोम बताया कि हाँ, क्रोमोसोम नाम की चीज है और उसमें जीन्स होते हैं, तभी बन गया क्रोमोसोमल थ्योरी। यानी अब किसी भी चीज का जो इनहेरिटेंस होगा वो हम क्रोमोसोम के बेस पे बोलते हैं। पहले के जमाने में 18वीं सेंचुरी में क्रोमोसोम का नाम नहीं था। मेंडल सिर्फ एक टर्म वहां यूज करते थे, वो बोलते थे फैक्टर। लेकिन इस रिसर्च के बाद, इस डिस्कवरी के बाद ये चालू हुआ कि हाँ, हम ह्यूमन बॉडी या अदर ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, चलिए टॉपिक पे अपने आ जाते हैं। आपको टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता दें कि इंपॉर्टेंस क्या है कि 18वीं सेंचुरी में सिर्फ हम फैक्टर्स ही बोलते रहे, जीन को हमें नहीं पता लग पाया कि यार ऐसा क्यों कैरेक्टर एक दूसरे में जा रहे हैं। ये सटन एंड बोवेरी ने क्लियर किया, जिससे क्रोमोसोम के बारे में पता चला, क्रोमोसोम में मौजूद जीन्स के बारे में पता चला, और इस तरीके से हमारी थ्योरी का नाम पड़ गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। तो मैंने बताया कि प्रपोज्ड बाय वाल्टर सटन, आप सटन एंड बोवेरी नाम से भी याद रखते हैं, 1902 के पास, यानी 18वीं सेंचुरी तक कहीं कोई क्रोमोसोम के बारे में नहीं था, कोई थ्योरी के बारे में नहीं जानता था। सब फैक्टर का लेके गाना गाते थे कि हाँ, इस फैक्टर से ये हो गया, इस फैक्टर से टॉल हो गया, इस फैक्टर से डॉर्फ हो गया। लेकिन सटन एंड बोवेरी ने डिस्कवर किया और इन्होंने बताया कि सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं, ये रिस्पांसिबल होते हैं हमारे जेनेटिक कैरेक्टर के लिए। They said that the pairing and separation of a pair of chromosome lead to segregation of a pair of factor. Pair of factor मतलब जीन, pair of factor मतलब जीन्स। कह रहे हैं कि जब ये जो हमारा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम पे क्या मौजूद होते हैं? हमारे जीन्स मौजूद होते हैं। जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो हमारे जीन्स भी क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। और सेपरेट जीन्स
दोनों में एक खास बात है कि क्रोमोसोम जब अलग होंगे तो हमारे जीन्स भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। Certain united chromosome segregation with Mendelian principle and called the chromosomal theory. Certain में इसी सारे स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम बोला और क्रोमोसोम के सेग्रेगेशन को देखा और इस तरीके से नाम पड़ गया इसका क्रोमोसोमल थ्योरी। आपको बहुत ज्यादा इस थ्योरी पे नहीं जाना है, आपको इतना याद रखिए कि क्रोमोसोमल थ्योरी गिवन बाय सटन एंड बोवेरी 1902। क्लियर? अब देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, कुछ खास बातें क्रोमोसोम। देखिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, क्रोमोसोम्स आर वेहिकल ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम को वेहिकल ऑफ हेरिडिटी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपका जो बेटा क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम पे ही जीन्स पाए जाते हैं। इस क्रोमोसोम पे सेगमेंट है जिन्हें हम जीन्स कहेंगे। और जीन्स आप जानते हैं, आपने मेरे से पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था जीन्स क्या है। याद करिए स्ट्रक्चरल जीन मैंने आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ाया हुआ था। स्ट्रक्चरल जीन होते हैं हमारे पास, याद आ गया ना। तो वही जीन्स कह रहे हैं कहां पर, क्रोमोसोम। इसलिए हमने क्या बोला कि क्रोमोसोम्स आर वेहिकल ऑफ हेरिडिटी। हमारे हेरिडिटी के लिए, हमारे जेनेटिक कैरेक्टर के लिए वेहिकल का काम कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स फॉर्म अ होमोलॉगस पेयर। ये भी आप जानते हैं, अगर दो आइडेंटिकल मतलब सेम शेप एंड साइज के, सेम शेप एंड साइज के अगर टू क्रोमोसोम है तो आप इसको बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। जैसे X एंड X क्रोमोसोम होमोलॉगस, बट X एंड Y हेटेरोलॉगस। क्लियर? अब देखिए इसी पे हमारे जीन्स मौजूद। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम्स में एक पैरेंटल एक मैटरनल है। भाई स्पर्म से एक क्रोमोसोम मिला, ओवम से एक क्रोमोसोम मिला, दोनों देखिए होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गए। अब यही रेप्लिकेशन करके अपने ऐसा फिर क्रोमोसोम बना देगा। हर एक अपने जैसा दो बना रहा है, देखो रेप्लिकेशन कर रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है? याद रखिएगा कि इसको मैं थोड़ा क्लिस्टर में दिखाता हूं। ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम बेटा याद रखिएगा, कभी ये बस क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं सिंगल। ये जब रेप्लिकेट करने लगता है, एक डीएनए से दो डीएनए बनने लगा, जब ये रेप्लिकेट करने लगा तो एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बनने लग जाते हैं। इसी को हम एक्स के फॉर्म में शो करते हैं। तो जब होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम का पेयर बना होमोलॉगस, सेम शेप एंड साइज के हैं, होमोलॉगस जब पेयर होता है क्रोमोसोम का, तो ये जो आप दो एक थ्रेड देख रहे हैं, इस थ्रेड को बोलते हैं क्रोमैटिड। इसे नाम देते हैं क्रोमैटिड। एक चेन को क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड। अब देखिए इसको ले लेंगे तो देखिए क्रोमैटिड दोनों है, लेकिन दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमैटिड है, इसलिए हम टर्म यूज करते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, टू डिफरेंट क्रोमैटिड है, दोनों क्रोमोसोम के अलग अलग क्रोमैटिड है, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। जबकि एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड को हम सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। कब बोल रहे हैं, जब दोनों एक ही क्रोमोसोम क्रोमैटिड। क्रोमैटिड है क्या, नॉर्मल हमारा क्रोमोसोम ऐसे था। जब क्रोमोसोम में क्या है, आपने पढ़ा है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है। जब यही डीएनए रेप्लिकेट करने लगता है तो एक डीएनए से दो डीएनए बन जाता है, और आप यहाँ पर टर्म का यूज कर सकते हो कि सर ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। क्लियर? चलिए तो देखिए सिस्टर क्रोमैटिड हो गया, और पैरेंटल सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ मैटरनल। मैटरनल और पैटर्नल को समझ लीजिए, पैटर्नल बोलते हैं पापा को और मैटरनल है हमारी मदर। ठीक है? ये कुछ टर्म्स है। आगे चलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि थर्ड पॉइंट ऐड है, होमोलॉगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। एनसीईआरटी में भी दिया जाता है कि मान लीजिए कोई क्रोमोसोम का पेयर है, एक कोई हमारा बॉडी है किसी की, उस बॉडी में क्रोमोसोम 2 पेयर में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब मियोसिस डिवीजन होता है, जब हमारी जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, आपको मैंने ये भी पढ़ाया है कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता था। तो जब किसी सेल से हमारे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सेल बनती है, तो आपको पता है क्रोमोसोम हैप्लॉइड हो जाते हैं, यानी हर एक पेयर से एक ही क्रोमोसोम जा रहा है, देखिए जा रहा है। तो ये जो हमारा है जर्म सेल, यानी क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं। जो एक से दो
क्रोमोसोम बना, अब ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाएगा और अलग अलग गैमेट में चला जाएगा। ये अलग गैमेट चला गया, अलग गैमेट में, अलग चलेगा गैमेट में। क्लियर? फोर्थ पॉइंट है वो होगा इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट पेयर, जो पेयर एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है वो अलग हो जाएंगे। देखिए ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में समझने में प्रॉब्लम होती है। देखिए है क्या, ये मियोसिस फर्स्ट एनाफेज दिखा रहा है यहाँ पर। ये देखिए एक पेयर क्रोमोसोम का ये जा रहा है, एक पेयर क्रोमोसोम का, देखिए इंडिपेंडेंटली ये देखिए अलग अलग हो गए, इंडिपेंडेंटली अलग हो गए। ये बस कर इतना शो किया जा रहा है, ये क्रोमोसोम में दिखाया जा रहा है और ये अलग हो गए, तो इसको बोल दिया भाई इंडिपेंडेंटली क्या हो गए, ये सेग्रीगेट हो गए। चलिए आगे आ जाइए। ये सटन एंड बॉवेरी ने मिलकर सिर्फ हमें ये बताया था कि भाई हाँ क्रोमोसोम नाम की चीज है, क्रोमोसोम्स में जीन्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इस चीज को मतलब कि पॉपुलैरिटी नहीं मिली। पॉपुलैरिटी ना मिलने के पीछे कारण था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली काम थोड़ा कम किया था, थ्योरेटिकली ज्यादा थे। ओके जस्ट अ मिनट। तो वो एक्सपेरिमेंटली इतना नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटली जो भाई साहब हमारे आए वो आए हमारे थॉमस हंट मॉर्गन, यानी इन्हें हम प्यार से टीएच मॉर्गन के नाम से जानते हैं। टीएच मॉर्गन, आजा भाई टीएच मॉर्गन, इनको हम लोग कहते थे टीएच मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन बेहद स्मार्ट साइंटिस्ट आपको दिख रहा है साथ में पिक्चर में। तो टीएच मॉर्गन ने काम किया फ्रूट फ्लाइज पे। देखिए फ्रूट फ्लाइज यानी फल वाली मक्खियां, और इसका बोटेनिकल नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो एग्जाम में कभी-कभी पूछ जाता है कि आखिर टीएच मॉर्गन ने जिस एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया था उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, तो आपको जूलॉजिकल नेम याद रखना है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इनका जूलॉजिकल नेम है, जिन्होंने प्रूव किया क्रोमोसोमल थ्योरी को ऑफ एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया था। तो टीएच मॉर्गन ने भी अपना नाम दर्ज करा लिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। क्या करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, किस पे, हमारे फ्रूट फ्लाई पे। अब सवाल एक बोर्ड में पूछा आता है कि टीएच मॉर्गन ने आखिर फ्रूट फ्लाई को ही क्यों लिया। चलिए देखते हैं आखिर हमारे टीएच मॉर्गन साहब ने क्यों फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट किया। पहली बात, दे कैन ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। इनको सिंपल सिंथेटिक मीडियम में हम ग्रो कर सकते हैं। पहला पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा, बोर्ड के लिए है या आपके एग्जाम के लिए है इंपॉर्टेंट, कि क्यों सिलेक्ट किया ड्रोसोफिला को अपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में रखने के लिए। तो सबसे पहली बात, दे कैन ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। आसानी से इन्हें सिंपल सिंथेटिक मीडियम में रख सकते हैं। आप जानते हैं फ्लाइज कितनी आसानी से कहीं पर भी गंदगी में या कहीं पर भी कुछ आपने रख दिया वहां पहुंच जाती है। सेकेंडली, शॉर्ट जनरेशन टाइम, लाइफ साइकिल इनकी 12 to 14 डेज होती है, तो हमें रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। मान लो हमने एक रेड आई वाली हाउस फ्रूट फ्लाई का क्रॉस व्हाइट आई वाले से कराया, तो हमें उसका रिजल्ट विद इन 12 to 14 डेज में मिल जाएगा। 12 दिन में लाइफ साइकिल, दूसरा कारण भी जल्दी रिजल्ट मिल जाता है इससे। थर्ड, ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर। ब्रीडिंग थ्रू आउट द ईयर चलती रहेगी, इनमें कोई सीजनल ब्रीडर्स नहीं होते। ये जैसे हम ह्यूमन सीजनल ब्रीडर्स नहीं हैं, लेकिन हमारे जो कैटल्स होते हैं, काऊ बफलो, ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, इनका एक सीजन आता है। लेकिन ये थ्रू आउट द ईयर ये क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनिस पर मीटिंग, एक बार में 100 प्रोजेनिस की मीटिंग हो सकती है। 4, मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। मेल और फीमेल को आप आसानी से पहचान सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी आसानी होगी। बस हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कौन मेल है फीमेल है, हम फीमेल को टकरा दे रहे हैं, है ना। तो मेल फीमेल भी अलग से समझ में आ रही थी। आगे ये देखिए, जैसे मेल है तो मेल में क्या है, मेल जो फ्रूट फ्लाई का साइज छोटा है कंपैरिजन टू फीमेल, ऐसे आइडिया लगाते हैं हम लोग। इट हैज मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन।
इनके पास बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशन है विद लो पावर माइक्रोस्कोप, यानी हमें बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप की नीड, हाई वर्जन की नहीं पड़ेगी, लो माइक्रोस्कोप से भी हमारा काम चल जाएगा। इनमें डिफरेंट वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या कह रहे हैं, वेरिएशन का अगर आप मतलब देखें तो यहाँ पर कुछ फ्रूट फ्लाई देखिए उसके विंग्स है ही नहीं है, विंग्स नहीं है, रेडिमेंट्री है। कुछ में देखिए, कुछ अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, कुछ का कलर आपको व्हाइट मिलेगा, कुछ का कलर आपको देखिए येलो मिल जाएगा, यानी बहुत वैरायटीज है, कुछ में विंग्स है, कुछ में नहीं है, कुछ की आइज रेड है, कुछ में नहीं है। तो वैरायटी कारण हमें रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। ऐसे पी प्लांट में वैरायटीज बहुत थी, एक्सियल, टर्मिनल, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, ऐसे करके। तो आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार करना है। क्वेश्चन ये है कि क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ हाउ फ्रूट फ्लाई, क्या इसके पीछे रास्ता कि टी.एच. मॉर्गन जी ने फ्रूट फ्लाई को अपना एक्सपेरिमेंट का एनिमल माना या लिया। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए किस किस पॉइंट के कारण। आगे चलते हैं। अगला टर्म हम पढ़ेंगे लिंकेज या रिकॉम्बिनेशन। एक्सपेरिमेंटली जब प्रूव कर रहे थे हमारे टी.एच. मॉर्गन, तो टी.एच. मॉर्गन ने एक चीज का पता लगाया। क्या पता लगाया ये मैं आपको बताता हूं अपने स्टाइल में। टी.एच. मॉर्गन जी ने क्या किया, पहले इसी समझ लें, ये मान लीजिए क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम। टी.एच. मॉर्गन जी ने पहली बात बताई कि क्रोमोसोम में ही जीन्स मौजूद होते हैं, जीन्स है, ये दूसरा जीन है, ये सेकंड के जीन्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। ये आपके जीन्स है एंड ये आपका क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम हो गया, जीन हो गया, क्लियर। इन्होंने पता लगाया कि जो जीन्स होते हैं वो जीन्स जिस कारण से क्रोमोसोम पे अटैच होते हैं, क्या बताया, सटर एंड बाउवेरी ने बेसिक बता दिया था, क्रोमोसोम नाम की चीज है, जीन्स भी बता दिया था। इन्होंने क्या बताया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जीन्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और ये जो जीन्स होते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू पाए जा रहे हैं हमारे क्रोमोसोम पर अटैच हो रहे हैं, उसको नाम दे दिया लिंकेज। क्या कह दिया, लिंकेज। मींस द फिजिकल एसोसिएशन इन बिटवीन टू जीन्स इज कॉल्ड लिंकेज। दो जीन्स के बीच जो फिजिकल एसोसिएशन है उसको लिंकेज कहते हैं। कॉमन वर्ड में लिंक मतलब क्या हो गया, जुड़ना, लिंक कर लीजिए। तो लिंक मतलब क्या होगा, जुड़ना। कैसे याद रखिए, क्रोमोसोम पे जुड़े हुए हैं दो हमारे जीन्स, उसको हमने क्या बोला, लिंकेज। याद रखिएगा लिंकेज क्या चीज है, क्लियर। इस लिंकेज पे क्वेश्चन अभी बनेगा। जितना लिंकेज मजबूत होगा, जितना लिंकेज मजबूत होगा उतना ज्यादा गहरी दोस्ती दो जीन्स के बीच में होगी। इसको कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए ये हमारा एक जीन है, एक जीन है, दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत कम है, तो लिंकेज बहुत ब्रॉड होता है। अब अगर मैं इस हाथ को खींचूंगा तो ये भी हाथ खींचता हुआ मेरा जाएगा, दोस्ती पक्की है, क्योंकि लिंकेज बहुत पास है, लिंकेज बहुत गहरा है। लिंकेज गहरा क्यों, क्योंकि जीन्स पास है। अगर यही जीन्स दूर होते, लिंकेज कम होता, तो आसानी से मेरे इस हाथ को अलग किया सकता था, इस हाथ को अलग किया सकता था। कुछ ऐसा यहां पर होगा, अभी टर्म एक आएगा, याद रखिएगा। लिंकेज से ही एक टर्म अभी निकलेगा, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, जरा मैं इसलिए आपको अपने से सुन रहा हूं, आगे यही चीजें मिलेंगी। जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ज्यादा वेरिएशन आएगा, उतना ही ज्यादा वेरिएशन आएगा। क्या राज है इसके पीछे, चलिए इस राज को पर्दाफाश कर देते हैं। मान लीजिए यहां पर आप ये जीन देख रहे हैं पास में, ये क्रोमोसोम है। क्रॉसिंग ओवर आप जानते हैं कि द एक्सचेंजमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट्स कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। देखिए ये दो क्रोमोसोम दिखा रहे हैं,
जब क्रोमोसोम शेप एंड साइज के होंगे तो आप होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। अब अगर आप देखें इस जगह पे, ये जीन्स एक रहा होगा इस जगह पे, दूसरा जीन इस जगह पे, इनके साथ भी कुछ ऐसा रहा होगा, एक जीन इस जगह पे, एक जीन इस जगह पे। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? जब हमारे बॉडी में गैमेट्स बनते हैं, यानी स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है। उस क्रॉसिंग ओवर में कुछ सेगमेंट इसमें चले जाते हैं और इसके कुछ सेगमेंट इस वाले क्रोमोसोम में चले जाते हैं। ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा अगर सोचिए जीन्स बहुत करीब हो जाए, बहुत करीब हो जाए तो दोस्ती गहरी हो जाएगी। यानी दोस्ती कैसे गहरी हो जाएगी? मान लीजिए ये ए जीन है, ये बी जीन है, ये कह रहा अगर ए जाएगा तो बी भी जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, दोनों के बीच का लिंकेज बहुत स्ट्रांग है। जितना कम डिस्टेंस इन बिटवीन टू जीन्स उतनी गहरी लिंकेज। डिस्टेंस बहुत कम था ए और बी के बीच, लेकिन ए और अगर हम इसको सी मान ले तो ए और सी के बीच बहुत गैप था। ए इंडिपेंडेंटली जा सकता है था हमारे दूसरे क्रोमोसोम पर, लेकिन नहीं जा रहा है ये अकेला, वो बी को साथ में लेके जाएगा। क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि ए और बी का लिंकेज गहरा है। ए और बी का लिंकेज काफी गहरा है, जिस कारण ए जाएगा तो बी भी जाएगा। जैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड है, अगर उसको दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर किया जाता है, भाई दोस्ती देखिए समझिए आप लोगों को, अगर आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, सिंपल सी बात है, अपने दोस्त के पास बैठते हैं, क्लियर? यानी जब आप पास बैठ रहे हैं तो क्या लिंकेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको अलग करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? अगर हम कहेंगे भाई ए को अलग करना है तो बी कहेगा भैया हम भी उसी सेक्शन में जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे। मजबूरी है, एक कैरेक्टर अगर जाएगा तो दूसरे कैरेक्टर का जीन भी जाएगा। ये है लिंकेज। अभी यही एक फ्रेंड को यहाँ बैठा है, एक फ्रेंड को लास्ट सीट पे बिठा दे, फिर हम किसी भी तरीके से दोनों को अलग कर सकते हैं। लोग भाई तुम दोस्ती चक्कर ना पड़ो, तुम जाओ दूसरे सेक्शन में, ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, वो आसानी से चला जाएगा। क्यों चला गया? क्योंकि डिस्टेंस बहुत है। डिस्टेंस मतलब लिंकेज कम है। लिंकेज अगर कम हुआ तो जीन आसानी से चला जाएगा और आसानी से क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा? और अगर दोनों पास बैठे थे यानी लिंकेज बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो एक जाएगा तो दूसरा भी साथ में जाएगा। तो इससे एक हमने क्या निकाला? इससे एक हमने हल निकाला। जैसे आप समझ लीजिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन, ये मेरे स्टाइल में इसको नोट कर लीजिएगा, बिटवीन टू जीन्स, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिंकेज कम हो जाएगा और लिंकेज कम हो गया तो वेरिएशन आ जाएगा। ये मेरे स्टाइल में है, ध्यान से देखिएगा इस फंडे को, नहीं मिलेगा किसी बुक में फंडा। डिस्टेंस अगर दो जीन्स के बीच ज्यादा है, डिस्टेंस टू जीन्स के बीच अगर डिस्टेंस ज्यादा है, ये दो क्रोमोसोम है, ये एक जीन है, ये एक जीन है, क्लियर? ये क्रोमोसोम ए है, ये क्रोमोसोम बी है। यहाँ पे एक जीन ए ये है एंड बी ये है, ये है बी ये है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस अगर कम है तो लिंकेज हाई होगा, मतलब जुड़ाव हाई होगा, फ्रेंडशिप हाई होगी। और अगर लिंकेज हाई हो गया, लिंकेज मतलब क्या हो गया? लिंकेज हाई हो गया तो वेरिएशन, इसको अलग कर देंगे फंडे को, वेरिएशन कम हो जाएगा। ऑब्लिक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर लीजिए, वेरिएशन कम हो जाएगा। वेरिएशन क्यों कम हो जाएगा बेटा? क्योंकि जीन्स ट्रांसफर होंगे नहीं, कह रहा अकेले मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं भी चलूंगा, तो वेरिएशन कम आ जाएगा। क्योंकि ए जीन अगर जा रहा है, यानी अगर मान लीजिए अपने में आपके पापा से आपको हाइट मिली, टॉल हो गए, टॉलनेस का जीन पाया जा रहा है ए पर, टॉलनेस का जीन पाया जा रहा है ए पर। टॉलनेस के साथ साथ आपके फेयरनेस का भी जो जीन्स है वो पाया जा रहा है, बी आ रहा है फेयरनेस का जीन्स है। कह रहा अगर टॉलनेस वाला जाएगा तो फेयरनेस भी जाएगा, यानी तो लंबे भी होंगे और फेयर भी होंगे, या तो दोनों नहीं होंगे। समझ गए बात को? दो जीन्स क्या है? दो अलग अलग कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। कह रहा ए जाएगा तो बी भी जाएगा,
यानी अगर आपका बच्चा लंबा हो गया तो वो फेयर भी होगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि लिंकेज बहुत ज्यादा था, लिंकेज बहुत ज्यादा था, इसलिए वेरिएशन कम हो जाएगा, यानी पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। जब भी कभी लिंकेज होगा तो पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा दिखाई पड़ेगा। क्यों? पापा टॉल फेयर थे, वो पापा के पास जीन से पापा के बच्चे में पहुंच गए, बच्चे में पहुंच गए, वहां भी वही चल रहा है, ए बी बी, ए जाएगा तो बी बी जाएगा। लेकिन अगर ए और बी के बीच डिस्टेंस होता, यानी लिंकेज कम हो जाता, तो ए क्रॉसिंग ओवर के टाइम अलग स्पर्म में चला जाता, बी अलग चला जाता, यानी आपको वहां वेरिएशन देखने को मिल जाता। तो बेसिकली हमें वेरिएशन देख, तो ये बात समझ ले बहुत है, टीएच मॉर्गन ने यही ऑब्जर्व किया था, यही अब एनसीईआरटी घूमेगी जहन पे। वहां लिखा होगा रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे, तो याद है कि दो तीन टर्म, एक बनता आपका पेरेंटल, पेरेंटल मतलब जब सेम एज पेरेंट्स के कैरेक्टर पहुंचे, पेरेंट्स के कैरेक्टर पहुंचे, पेरेंटल हो गया। दूसरा एक आएगा एनसीईआरटी में टर्म रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट का मतलब जो वेरिएशन इसमें रहेगा, यानी पेरेंट से इसमें वेरिएशन रहेगा, कैरेक्टर चेंज रहेगा, वो हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट। ये दो टर्म एनसीईआरटी यूज करेगी। तो खुद दिमाग लगाइए, रिकॉम्बिनेंट कब बनेंगे ज्यादा? रिकॉम्बिनेंट तब बनेंगे ज्यादा जब लिंकेज होगा कम, और लिंकेज कम हुआ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? दोनों जीन्स के बीच ज्यादा। जब भी कभी आप देखेंगे एनसीईआरटी में दो जीन्स के बीच डिस्टेंस ज्यादा, तो आप कहेंगे भैया ये जो है लिंकेज कम है, और लिंकेज कम है इसलिए वेरिएशन ज्यादा होगा। क्लियर? और अगर बात करते हैं कि जीन्स क्या है, पास पास है, डिस्टेंस कम है, तो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस कम होने पे क्या हो जाएगा? लिंकेज अच्छा बनेगा, लिंकेज ज्यादा रहेगा तो वेरिएशन भी नहीं होगा। क्लियर? ये है पूरी थीम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। यही हमारे बताया गया, लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। सारी थ्योरी यहां से मिल जाएगी आपको। लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो लिंक्ड जीन होंगे वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं कर पाएंगे। लिंक का मतलब जहां लिंकेज बहुत ज्यादा, आप बस लिंकेज को डिस्टेंस से मान के चलिए, लिंकेज ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा, लिंकेज कम डिस्टेंस कम। क्लियर? रिकॉम्बिनेशन इज द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन। वही रिकॉम्बिनेशन जो नॉन पेरेंटल जीन को शो करता है, इसमें वेरिएशन आ गया। रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर। जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसको क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर, द एक्सचेंजमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट्स। ओके, इसको हमने क्रॉसिंग ओवर बोला। अब जो हमारे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे इन्होंने किया, तो एक इन्होंने लिया येलो बॉडी का व्हाइट आई फीमेल भी, देखिए क्रॉस करा रहे हैं, कैसे क्रॉस कराते थे। इन्होंने एक क्रॉस फर्स्ट में लिया, क्या? येलो बॉडी वाले और व्हाइट आई वाले फीमेल को लिया, येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल लिया इन्होंने, देखिए, और इसका क्रॉस कराया ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ। ये हमारी फीमेल जी हैं, ये हमारे मेल जी हैं, इनका आपस में क्रॉस कराया। येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल, ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल, एक इससे क्रॉस कराया था। दूसरा क्रॉस कराया व्हाइट आई मिनिएचर विंग, रेड आई लार्ज विंग। ये सारी चीजें एनसीईआरटी के मैं पेज में आपको दिखा रहा हूं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए, ये क्रॉस के लिए हमारा दो टाइप के फ्रूट फ्लाइज को सिलेक्ट किया। एक येलो बॉडी थी, व्हाइट आई थी, व्हाइट आई फीमेल थी, इसको ये जीन्स लिखती है, ब्राउन बॉडी रेड आई मीन्स। याद रखिएगा वाइल्ड टाइप का मतलब क्या है, ये भी एनसीईआरटी से जो क्लियर नहीं करती कि उसने वाइल्ड टाइप लिख दिया है। वाइल्ड टाइप का मतलब होता है डोमिनेंट। जब भी कहीं पर भी वाइल्ड टाइप राइट कर दें तो समझ जाइए वो डोमिनेंट जीन्स को शो करता है। क्लियर? एंड प्लस का साइन भी यहाँ पे डोमिनेंट जीन को शो करेगा। तो जब भी रखिएगा वाइल्ड के साथ अगर इनका क्रॉस कराएंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे, कराएंगे तो कौन सा कैरेक्टर आएगा? डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा। सेम एज नीचे वाला है व्हाइट आई मिनिएचर विंग, रेड आई लार्ज विंग। तो यहाँ पर वाइल्ड टाइप का मतलब डोमिनेंट है और जो नॉर्मल है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। इनका जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर एनसीईआरटी में एक पेज आता है जिस जगह पे डायग्राम को समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको बस आसानी से समझ लें। आप देखिए जरा, क्रॉस ए दिखाया जा रहा है, क्रॉस बी। क्रॉस ए था हमारा व्हाइट आई एंड वाइल्ड टाइप में, देखिए
आप अगर जीन्स के बीच डिस्टेंस देख रहे हैं, इस वाले में जीन्स के बीच डिस्टेंस क्या कम है, जबकि यहाँ देखिए दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हमें लिंकेज कम हो गया, और लिंकेज कम है तो इसका मतलब ये हो गया कि वेरिएशन ताबड़तोड़ होने वाला है। और वेरिएशन ताबड़तोड़ होने का देखिए पेरेंटल इनके पास 62 है, जबकि रिकॉम्बिनेंट 37.2 आ गया। 37.2% हमें क्या मिला है, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट कौन, जो वेरिएशन के थ्रू बने। क्यों वेरिएशन हो गया, क्योंकि लिंकेज बहुत कम था। लिंकेज कम क्यों था, डिस्टेंस जीन्स की बहुत बीच में ज्यादा थी, इसलिए रिकॉम्बिनेंट मिल गया। जबकि यहां पर देखिए सिर्फ 1.3 मिलता है। इस वाले डायग्राम में जो आप देखेंगे एनसीईआरटी में, यहाँ पे 1.3 मिलेगा। अपनी बुक लेके बैठे हो, हो सकता है कुछ ब्लर दिख रहा होगा, क्योंकि बुक से पिक लेने पे थोड़ी ब्लर आ रहा है, तो देखिएगा अपने इस बुक में दोनों चीजों में यही एक आपको केवल रिजल्ट दिया जा रहा है कि क्रॉस बी में 37.2% का हमें मिल रहा है क्या, रिकॉम्बिनेशन। क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपको आइडिया लगा रहा है कि जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आसानी से वेरिएशन हो जाएगा, आसानी से क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। लेकिन अगर यहां देखें तो वाई डब्ल्यू जीन्स के बीच में, वाई मतलब येलो बॉडी, डब्ल्यू मींस व्हाइट, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस कम होने के कारण हमारे पास जो रिजल्ट आया रिकॉम्बिनेंट का केवल 1.3 था, यानी बहुत कम रिकॉम्बिनेशन हुआ है, क्योंकि लिंकेज बहुत ब्रॉड था। तो चीजें जितनी पास है लिंकेज उतना स्ट्रॉन्ग है। क्यों? इसके बाद हमारे अल्फ्रेड स्टरबैट यूज्ड रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, फिर उन्होंने फ्रीक्वेंसी के थ्रू, ये भाई साहब जो दिख रहे हैं आपको बूढ़े बूढ़े सिगार पीते हुए, ये इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी तैयार करी, एक मैप तैयार किया क्रोमोसोम पे जीन्स का, और उसे क्रोमोसोमल मैपिंग दिया गया, जिस हिसाब से हम देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम में जीन्स कहाँ-कहाँ पर मौजूद हैं। क्लियर? तो ये बहुत ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लीजिए कि ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है क्रोमोसोमल मैपिंग की, कि क्रोमोसोमल मैपिंग होता क्या है। तो क्रोमोसोमल मैपिंग या जेनेटिक मैप्स आर यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ जनरेशन जीनोम्स। जिस जीनोम्स के बारे में आपको बता चुका हूं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज जीनोम्स। तो इस जीनोम को जब इन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो ये बन गया क्या, हमारा जेनेटिक मैप। क्लियर फ्रेंड्स? तो आज के इस लेक्चर में आपने जाना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में बताया जाएगा, जहां पर हम ये जानेंगे कि कैसे क्रोमोसोम थ्योरी के हिसाब से हम इंसानों में डिफाइन किया जाता है हमारे मेल बेबी या फीमेल बेबी के लिए। ओके, तो वीडियो को आराम से पॉज करते हुए रिवाइज करिएगा। थोड़ा टाइम की कमी के कारण सेक्स डिटरमिनेशन टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूंगा। ओके, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें।